Good morning everyone. Today is 3rd of November and we are here to solve most complicated issue of the students what to read in the Hindu and basically the Hindu को हम कैसे पढ़े ताकि जो हमारा टाइम है वो कम वेस्ट हो और जो भी यहाँ से हमें करंट एग्जाम्पल केस स्टडी मिले उसे हम यूटिलाइज़ कर सके अपने मेंस के एग्ज़ाम में, हमें आइडिया लग सके क्या हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है और जो भी चीज़ें करंट में आ रही है उसे लिंक करें अपने स्टैटिक सिलेबस के साथ। ठीक है, ये सब चीज़ें हम न्यूज़पेपर को पढ़ने के तरीके आज इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पेज नंबर फर्स्ट पर ये न्यूज़ आई है अबाउट सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स क्या होती हैं। जैसे जब भी इलेक्शन होते हैं ना, तो जो कुछ बिजनेसमैन, कुछ कंपनी या फिर लोकल लोग भी, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन देते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, है ना, चाहे वो कोई भी पार्टीज़ हो, है ना। तो पहले क्या होता था कि ये डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास पैसा जा रहा होता था, ठीक है, जिसका बैंक में कोई लिंक नहीं होता था ना डायरेक्टली। तो कहते थे कि बहुत सारी ब्लैक मनी जाती थी, मतलब जितना भी कैश में ट्रांसफ़र हो रहा है पार्टीज़ को, है ना, तो ब्लैक मनी क्या करती थी, जो कंपनी वगैरह थी अपनी ब्लैक मनी उठा के पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे देती थी और उनसे सपोर्ट की वही ना उम्मीद करती थी कि इन फ्यूचर उनको सपोर्ट मिलेगा उन सब चीज़ों में। बट फिर क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ने रूल लेके आए थे कि जो ना जितने भी पैसे ट्रांसफ़र होंगे वो एसबीआई बैंक के थ्रू दिए जाएंगे थ्रू इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स। ठीक है, जिसमें अलग अलग 1000, 10,000, ठीक है, ऐसे करके बॉन्ड्स बना दिए हैं, जितने भी आपको पैसे देने हों वो आप दे सकते हैं। बट फिर भी क्या बात थी कि इसमें ना ये पता नहीं लगता कि कौन कितना पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है, वो एकदम सीक्रेट रहता है। तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स रिजर्व है इसको तुम जो इनफ्लो आउटफ्लो वगैरह हो रहा है इसका पूरा कितनी डोनेशन हो रही है उसका भी हमें आइडिया होना चाहिए, हमें पूरा जो डाटा है वो निकाल के दो। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं दिक्कत ना आ रही हो, ब्लैक मनी का इनफ्लो आउटफ्लो ना हो रहा हो, वो सब चीज़ें करप्शन वगैरह है ना, उस चीज़ को समझने के लिए ये चीज़ यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब यहाँ पर देखो इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को, सिर्फ बाकी चीज़ें छोड़ी, स्टेटमेंट को आप कैसे यूटिलाइज करोगे। जब भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर आपका न्यू क्वेश्चन आएगा मेंस में, है ना, इलेक्शन पर आपका क्वेश्चन आएगा मेंस में, तो वहाँ पर जो ड्रॉबैक्स में एक तो आप ये डाल सकते हो ब्लैक मनी वाला इशू, और फिर वहाँ पे कंक्लूजन कैसे डाल सकते हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का रोल कैसे डाल सकते हो, वहाँ पर आप ये डायरेक्टली स्टेटमेंट को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से मूव करेंगे पेज नंबर 8 पर। ठीक है, यहाँ पर ये आर्टिकल आया अबाउट स्लोइंग मोमेंटम। तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है इंडिया में। ठीक है, डेली हम जो इकोनॉमिक सेक्शन है उसमें पढ़ रहे हैं कि पीएमआई लो चल रहा है। ठीक है, पीएमआई लो चल रहा है। पीएमआई क्या होता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम मेज़र करते हैं। फिर जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है ना, वो भी जो रिड्यूस हो रही है, बट इन्फ्लेशन स्टिल हाई हो रही है। तो अब देखो इन्फ्लेशन हाई हो रही है बट हमारी मैन्युफैक्चरिंग लो चल रही है, तो कहीं ना कहीं हमें इशू होने वाला है क्योंकि लोगों के पास इनकम कम होगी बट इन्फ्लेशन ज़्यादा है। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है। तो इन सबसे क्या इशू होगा, हमारी जो ग्रोथ है, ग्रोथ कम हो जाएगी। तो ये सारी बातें यहाँ पर की जा रही है। देखो इनके बहुत सारे रीज़न हो रहे हैं। अगर हम वॉर वाली सिचुएशन से भी इम्पेक्ट हो सकते हैं जो इजराइल हमास में चल रहा है ना, ऑब्वियसली देखो हम इतना सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे इजराइल के साथ, बाकी गल्फ कंट्री के साथ, वो सब कुछ हमारा इम्पैक्ट हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ऑयल ही हम बोलते हैं, पेट्रोलियम, है ना, हम गल्फ कंट्री से मंगा रहे थे, अब उसके वहाँ पर प्राइस हो गए हाई, हमें आके भी यहाँ क्या मिल रहे हैं, हाई प्राइस में ले रहे हैं हम, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है, समझ रहे हो। फिर वैसे ही हम जो इज़राइल को बहुत सारी चीज़ें जो रॉ मटेरियल रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन है वो एक्सपोर्ट करते थे हम, अब वहाँ पे उतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन है, मतलब खाने की दिक्कत है लोगों को, तो कंस्ट्रक्शन का तो क्यों इम्पोर्ट करेंगे ना वो। तो क्या हो, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट वगैरह की रिड्यूस हो गई है। तो इससे देखो आप ना लास्ट पिक्चर को देखोगे तो क्या पता लगेगा, जो इसमें इन सेक्टर में लेबर इन्वॉल्व है उनके वेज पे इम्पैक्ट आया है ना, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट है। तो ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन है। फिर वही दूसरा क्या रोल हो सकता है, जो एग्रीकल्चर, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो फैक्टर है।
आपको पता है मानसून जो था इस बार, वो क्या मानसून क्या हो रहा है, देखो 96% था हमारा मानसून इस बार, यानी 4% डेफिसिट था। बट स्टिल कुछ स्टेट में सरप्लस रहा, कुछ स्टेट में बहुत ज़्यादा डेफिसिट रहा, जैसे कर्नाटका में ना काफ़ी डेफिसिट था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रॉपरली नहीं हुआ, कुछ जगह फ्लड जैसी सिचुएशन आ गई, जैसे आसाम वगैरह, वहाँ भी एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हुआ है तो फूड प्रोडक्शन लो है, फूड प्रोडक्शन लो है तो इन्फ्लेशन हाई होगी, ग्रोथ पे इम्पैक्ट होगा। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ठीक है। एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व। आपको पता होना चाहिए आज 3 नवंबर को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया जाता है, पहली बार डायरेक्टली आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट ये है। फिर आपको उसके बाद पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। इंडिया में टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबंस, है ना। इनमें बेसिकली क्या है बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है, नेचर के साथ हम कैसे, ठीक है, स्ट्रिक्ट बाउंड्री भी नहीं होती, बट नेचर और जो वहाँ के लोग हैं, ट्राइबल है, जो भी फॉरेस्ट में लोग रहते हैं, उनके साथ कंबाइन होके हम कैसे नेचर को, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को सेव करते हैं, ये मेन पर्पज़ होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। वही जब नेशनल पार्क वगैरह देखते हैं ना, उनमें ना ऐसी ये सिचुएशन नहीं होती, वो ना गवर्नमेंट के द्वारा एक बाउंड्री क्रिएट की जाती है कि यहाँ पे हम एनिमल्स प्लांट को सेव कर रहे हैं, यहाँ पे किसी की एंट्री अलाउड नहीं है। बट बायोस्फीयर रिजर्व में ऐसा नहीं है, जो वहाँ के लोग हैं, जो लोकल पॉपुलेशन है, उनके साथ मिलके उसी लाइफस्टाइल में उनका जो बायोडाइवर्सिटी है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, उनको कंजर्व किया जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व को ना डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग लेयर्स में। जो मेन लेयर होती है वो होती है कोर, ठीक है, जिसमें थोड़ी रेस्ट्रिक्शन होती है कि जो ट्री है उनको बिल्कुल कट नहीं किया जाता, चाहे वो फ्यूल वगैरह के लिए हो, ठीक है। फिर बहुत सारे लोगों का वहाँ जाना प्रोहिबिट होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोहिबिट होती हैं। फिर इसके बाद यहाँ आता है बफर, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें अलाउड होती है जैसे एग्रीकल्चर वगैरह, है ना। फिर यहाँ पे आती है ट्रांजिशन जोन, ठीक है, ये होता है हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बात की जा रही है, तो देखो इतना सारा पोल्यूशन है, इतनी सारी वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकल्स, जो साउंड पोल्यूशन है ना। तो लोग क्या होते हैं, जब छुट्टियाँ होती हैं या कोई भी टाइम मिलता है या टूरिज़्म के लिए जाते हैं, तो लोग, अब वो टाइम गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भागते थे, बड़े शहरों की तरफ भागते थे ना टूरिज़्म के लिए। बट अब लोग क्या है, अब लोग किस तरफ जाते हैं, जहाँ पे पोल्यूशन कम हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और बायोस्फीयर रिजर्व वहाँ हमारा बहुत बढ़िया स्पॉट बन सकता है किस चीज़ के लिए, टूरिज़्म के लिए, है ना। बट वहीं हमें ध्यान रखना होगा कि वहाँ प्लास्टिक पोल्यूशन, ये सब पोल्यूशन, जैसे बीचेस पर लोग जाते हैं ना, कितना सारा पोल्यूशन करके आते हैं, प्लास्टिक वगैरह सब सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती है वहाँ, कितनी सारी उस चीज़ को इकट्ठी मिलती हैं। तो उन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। बट बायोस्फीयर को हम सपोर्ट कर सकते हैं एज ए टूरिज़्म हब, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है, देखो जो आपको पता है यूनेस्को है वो सपोर्ट करता है बायोस्फीयर रिजर्व को, है ना। जो बायोस्फीयर रिजर्व है 12 जो यूनेस्को के अंडर आते हैं हमारे, है ना। तो उसके सिर्फ यूनेस्को ही नहीं है, उसके अलावा और भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो गया, है ना, या फिर IUCN हो गया। ये सब भी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनको सपोर्ट करती है, ठीक है। यूनेस्को के अकॉर्डिंग 748 बायोस्फीयर रिजर्व हैं 134 कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें से 22 ट्रांस बाउंड्री साइट, यानी कि 2 कंट्री या 3 कंट्री मिलके किसी एक बायोस्फीयर रिजर्व को शेयर कर रही है, उसको कंजर्व कर रही है। जैसे इंडिया में बात करूँ तो मैं मानस, जो इधर इंडिया है और उधर भूटान, दोनों मिलके इस जो बायोस्फीयर रिजर्व को कंजर्व कर रही है। तो ऑब्वियसली जो 2 कंट्रीज़ के बीच में भी कोऑपरेशन बढ़ रहा है इन सब चीज़ों को लेके, है ना। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि यूनेस्को की 12 साइट्स हैं बायोस्फीयर रिजर्व की इंडिया में,
ठीक है। फिर वही बात आती है कि बायोस्फीयर रिजर्व बायोडाइवर्सिटी का कितना बड़ा हब है, ठीक है। चाहे वो हम फ्लोरा की बात कर ले, चाहे वो हम फोना की बात कर ले, मेडिसिनल प्लांट्स की बात कर ले, है ना, या फिर एंडेंजर्ड प्लांट, सब आपको मिल जाएंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स में, है ना। तो इसलिए कंजर्व करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हमारे जो एनवायरनमेंट के लिए ही नहीं, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगर हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, वो भी सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो हमें बायोस्फीयर रिजर्व को कंजर्व करना होगा, उनकी डाइवर्सिटी को कंजर्व करना होगा। फिर इतना ही नहीं, वो एक्ट करते हैं एज ए कार्बन सिंक की तरीके से एक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो इतना सारा जो इंडस्ट्रीज़ हैं या उनके पास आसपास जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, वहाँ से जो भी कार्बन रिलीज़ हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे प्लांट्स है, इतनी सारी फ्लोरा है, ठीक है, वो ऑब्वियसली कार्बन को सेट कर लेते हैं। तो ये हमारी जो मिटिगेटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं या फिर जो हमारा कार्बन एमिशन रिडक्शन के टारगेट्स हैं, उनमें भी बायोस्फीयर रिजर्व हमें बिल्कुल हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बात करी कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है, जो लोकल पॉपुलेशन है, जो लोकल लेवल पर लोगों को इन्वॉल्व करता है ना, ठीक है, कोई भी जो इशू है उसको सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल मिलेंगे आपको इस आर्टिकल में, जो आपको नोट डाउन करने एज ए केस स्टडी मेंशन करने के लिए अपने एग्जाम में। एक पहला एग्जाम्पल है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व का, जहाँ पर जो लोकल कम्युनिटीज़ है वो साथ में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का, जहाँ पर जो लोकल कम्युनिटीज़ है, चाहे मैन है वुमेन है, वो साथ में कंजर्व करने के लिए वर्क करते हैं, और जो वहाँ का यूथ है वो एंगेज रहता है इको टूरिज़्म, यानी जो टूरिज़्म है वो इकोलॉजिकली मैनेज हो। जैसे वहाँ पे जितने चेक पॉइंट्स लगा दिए जाते हैं गल्फ ऑफ मन्नार वाले बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है, जितने भी जो वहाँ के जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनकी गाड़ियों में प्लास्टिक बोटल्स, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, है ना, कुछ भी मिलता है वो उनको ले लेते हैं और उनको प्रॉपरली डिस्पोज करते हैं, जो बाद में वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं ना। तो इस चीज़ के लिए गल्फ ऑफ मन्नार को यूनेस्को माइकल बटिस से अवार्ड भी मिला था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, जहाँ भी आपका जो केस स्टडी या एग्जांपल मेंशन करना होगा, ऐसी चीज़ों में आप मेंशन करोगे, ठीक है। सिर्फ बायोडाइवर्सिटी वाले चीज़ में ही नहीं, आप इसको देखो लोकल पॉपुलेशन कैसे एक एरिया को इकोलॉजिकली या सस्टेनेबली मैनेज कर सकती है, वहाँ पे आपकी केस स्टडी आ जाएगी, है ना। कैसे लोकल लोग वर्ल्ड के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं, वहाँ पर ही आपकी, चाहे वो फिर आपका GS हो या फिर एथिक्स में भी आप यूज़ कर सकते हो ना, ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एक एथिकल वैल्यू है ना। फिर वहीं चाहे आपका जो GS3 में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर भी आप ये मेंशन कर सकते हो, जहाँ पे बात आएगी प्लास्टिक है जो उसको मैनेज करने की, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को मैनेज करने की, वहाँ पर भी आप ये पॉइंट्स बिल्कुल मेंशन कर सकते हो। नेचर को कंजर्व करने की बहुत जगह पर आप इस जो एग्जांपल है कि स्टडी है उसको यूज़ करोगे, ठीक है। फिर वहीं पे आप बात आ रही है कि हमें जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें चैलेंजेस कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन बहुत कॉमन, जो सबसे बड़ा कॉमन चैलेंज है। फिर इन्वेजिव स्पीसीज़ है ना, लैंड यूज़ चेंजेज, जैसे माइनिंग की वजह से या कंस्ट्रक्शन भी होती हैं, होटल इंडस्ट्री वगैरह, है ना। वही फिर उसके बाद जो अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो ऑब्वियसली वो जो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में जाके जो फर्दर फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं ना, वो भी एक चैलेंज है। फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे ऐसी चीज़ों पे, ठीक है। और वही जो ह्यूमंस है वो ध्यान नहीं रखते, तो उसमें तो सारी चीज़ें आ जाती हैं उनके द्वारा, जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो पोल्यूशन है, ठीक है, जो डिफॉरेस्टेशन है, वो ह्यूमन के एक्सप्लॉयटेशन के अंडर आते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। फिर अभी बात की जा रही है कि जो यूनेस्को है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ पार्टनरशिप में, ठीक है, और कंक्लूड कर रहा है 10th साउथ एंड सेंट्रल एशियन बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क मीटिंग, इसको SACM भी बोलते हैं इन शॉर्ट, चेन्नई में कंडक्ट हो रही है। प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो 10th साउथ एंड सेंट्रल एशियन बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क कहाँ पे कंडक्ट हो रहा है, चेन्नई में कंडक्ट हो रहा है। कौन कौन कंडक्ट कर रहा है, यूनेस्को और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड साथ में कौन है, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसकी थीम क्या है, अगेन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, रीज टू रीफ इसकी जो थीम है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली जो नॉलेज है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होगी, कैसे हम बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को, तो ये बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। और आप एक बार अपने आप से भी इस आर्टिकल को गो थ्रू कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ऐसी चीज़ों की आपको हमेशा नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग दोनों होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 10 पर, ठीक है। यहाँ पर ये
आर्टिकल आया अंडरस्टैंडिंग वर्कर प्रोडक्टिविटी। देखो आपको पता होगा कुछ दिन पहले जो NR नारायण मूर्ति हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी की थी कि जो इंडियंस हैं उनको कम से कम 70 आवर्स ए वीक काम करना चाहिए अगर वो हम अपनी कंट्री को डेवलप कंट्री बनाना चाहते हैं, फर्दर डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और उनका कहना था कि जो इंडिया की प्रोडक्टिविटी वन ऑफ द लोएस्ट है जो वर्कर की प्रोडक्टिविटी पूरे वर्ल्ड में, है ना। अब NR नारायण मूर्ति को ना इन्फोसिस एक कंपनी है बेंगलुरु में, हेडक्वार्टर्स हैं उसके फाउंडर्स हैं, ठीक है, फाउंडर है। तो अब बात करेंगे क्या इनकी जो स्टेटमेंट है वो सही थी, क्या हमारी जो वर्ल्ड में जो इंडिया के वर्कर्स उनकी प्रोडक्टिव लोएस्ट है, क्या 70 आवर पर वीक काम करना चाहिए, यानी 10 घंटे एक दिन के विदाउट एनी ब्रेक हो गए ना अगर हम लगाया, फिर 12 घंटे एक दिन के अगर हम संडे को ऑफ ले लें उस टाइप से ना, तो क्या इतना काम करना चाहिए। तो इस पर बहुत लोगों के अलग अलग व्यूज़ है ना। तो जो ये आर्टिकल है इसका कहना कि देखो पहले तो आपको ना वर्कर प्रोडक्टिविटी और लेबर प्रोडक्टिविटी में फ़र्क समझना होगा। वर्कर प्रोडक्टिविटी क्या मोस्टली जो मेंटली काम करते हैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं और बाकी जो इस टाइप के जो मेंटली जो IT इंडस्ट्रीज़ में है ना जो मेंटली वर्क होते हैं, तो वहाँ पे जो वर्क हो रहा है उसको बोलेंगे हम वर्कर इंडस्ट्री। बट वहीं जो वर्कर प्रोडक्टिविटी बट जहाँ पे लेबर प्रोडक्टिविटी की बात होती है तो लेबर प्रोडक्टिविटी वो होती है जहाँ पे फिजिकली जैसे काम होता है, जो लेबर क्लास होती है हमारे, है ना, जो ये फिजिकल वर्क करते हैं, चाहे वो फार्म्स में हो गए, फार्मर वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह की साइट पे, है ना, तो वो लेबर प्रोडक्टिविटी की बात होती है, ठीक है। बट क्या देखो लेबर प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, आप नॉर्मल बात है कि आप 10 घंटे काम कर रहे हो तब भी आप सेम काम कर रहे हो, 12 घंटे काम कर रहे हो तब भी आप वही काम कर रहे हो, इतना इम्पैक्ट नहीं आता क्योंकि आपको अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करना होता है। बट अगर हम वर्कर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो आपको पता है हमारा जो मेंटल है वो एक पर्टिकुलर आवर तक ही काम करता है ना। आप भी UPSC की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि हम कितने घंटे, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, हम कितने घंटे लगातार पढ़ सकते हैं, उसके बाद हमारी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वही बात यहाँ पर इन्होंने की है कि देखो वर्कर प्रोडक्टिविटी आपको लगता है कि आप 12 घंटे तक लगातार उसी प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकते हो। फिर इन्होंने बात की है ह्यूमन कैपिटल की, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर जो इंसान है वो आज काम कर रहा है, ठीक है, वो उसी काम को 10 घंटे लगा रहा है करने में, ठीक है, बट आप उसको फ्यूचर एजुकेशन देते हो, स्किल देते हो, ट्रेनिंग देते हो, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी ओबियसली इंक्रीज होगी। फिर वो सेम काम करने को में 6 घंटे लगा रहा है, तो क्या ज़रूरी है उस इंसान को फिर 12 घंटे काम करना जब वो उसी काम को, सेम काम को अगर हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर पा रहे हैं, 6 घंटे में कर रहे हैं, तो उसका लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा, लेज़र टाइम मिलेगा उसको, है ना, और कंट्री की डेवलपमेंट भी होगी। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर इन्होंने बात की है। फिर इन्होंने यही बातें, फिर इनका ये कहना है कि देखो ऐसा नहीं है कि जो इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वर्कर्स की वो लोएस्ट है। इन्होंने 2 कंपनीज मेंशन करी है, जो एक है क्रोनोस इनकॉर्पोरेटेड US बेस्ड मल्टीनेशनल वर्कफोर्स मैनेजमेंट फर्म है। इनका कहना है कि जो इन्होंने ऑब्जर्व किया है कि जो इंडियंस है अमंग द मोस्ट हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं वर्ल्ड में, है ना, ठीक है। वहीं एक Bikodi.com है, इंटरनेशनल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इन्होंने कहा है कि डिस्पाइट कि इंडियंस की प्रोडक्टिविटी इतनी हाई है, ठीक है, स्टिल इतने हार्ड वर्किंग, स्टिल उनको वेजेस सबसे कम दिए जाते हैं। तो देखो यही बात है कि आप प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हो 10-12 आवर तक जो वर्कर प्रोडक्टिविटी है वो, है ना, क्या जो फर्म है इतना उनको वेजेस दे रही हैं, इतना पे कर रही है कि उनको एक जो फैक्टर मिले काम करने के लिए, है ना। तो ये सारी बात यहाँ पे की है इन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जो नारायण मूर्ति जी से थे उन्होंने जो इंडिया को कंपेयर किया था जापान एंड जर्मनी के वर्कर्स के साथ कि वो इतना काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने कंट्री को इतना डेवलप कर लिया। तो राइटर का कहना है कि जो जापान और जर्मनी है एकदम अलग उनकी सिचुएशन है इंडिया से, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया से, है ना, ठीक है ना। तो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे काफ़ी हाई है और उनका जो काम करने का तरीका है वो भी अलग है, वहाँ के जो सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो भी डिफरेंट है। इंडिया अपने आप में एक यूनिक केस है, ठीक है, जहाँ पर आपको सर्विस सेक्टर बहुत आगे मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना नहीं है, ठीक है। तो हमें अपने तरीके से अपने सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग यूथ की जो प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, यूथ के लेज़र को, ठीक है, यूथ के फ्री टाइम को भी वैल्यू करते हुए इन सब चीज़ों पे हमें बात करनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एक बार आइडिया होना चाहिए। इन फ्यूचर आपका GS3 में कोई आंसर आता है इससे रिलेटेड आप डायरेक्टली पॉइंट मेंशन कर सकते हो, और ये आपके 2 एग्जांपल हो सकते हैं। इसे आप इंट्रोडक्शन की तरीके से, कंक्लूजन की तरीके से यूज़ कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस कंपनी इंडिया की प्रोडक्टिव, इंडिया के जो लेबर है वो हार्ड वर्किंग है, ठीक है।
ठीक है। इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 12 पर। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली मैं बता दूँ 2+2 डायलॉग होने वाला है यूएसए के साथ। अब 2+2 डायलॉग क्या होता है, इसमें जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं हमारे, जो अभी आपको पता होना चाहिए राजनाथ सिंह है, ठीक है, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते हैं जो हमारे, जो इस टाइम है एस जयशंकर। ये दोनों 2 मिनिस्टर इंडिया के और 2 सेम मिनिस्टर यूएसए के मीटिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। फिर उसमें काफ़ी सारे डिसीजंस होते हैं। अभी ये मीटिंग होने वाली है इंडिया में, है ना, नेक्स्ट वीक में, ठीक है। ये 2+2 डायलॉग इसको हम बोलते हैं। तो इस जो मीटिंग है इस बार इसमें बात हो रही है कि सिर्फ आपस में ही नहीं, जैसे इंडिया और यूएसए के बायलैटरल रिलेशन के बारे में ही नहीं, इंडो पैसिफिक में क्या चल रहा है उस सब चीज़ों के बारे में बात होगी। फिर वहीं इजराइल हमास वॉर के बारे में, ठीक है, यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में, ठीक है, या फिर कनाडा इंडिया के साथ क्या चल रहा है, उस चीज़ को सोल्यूशन करने के बारे में सारी बातें होंगी। तो ये अभी न्यूज़ है, देखते हैं कि क्या बातें रहती हैं। उसके बाद जो कंक्लूजन निकलेगा वो न्यूज़पेपर में आ जाएगा, हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये अपडेट आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 14 पर। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छी न्यूज़ आई है कि जो NCERT है, आपको पता है NCERT 6 to 12 NCERT पढ़ते हैं ना, जो स्कूल में CBSE बोर्ड में स्पेशली, है ना। तो वो NCERT का कहना है कि जो वो इलेक्ट्रल लिटरेसी को इंट्रोड्यूस करेंगे टेक्स्ट बुक में। अगेन इलेक्ट्रल लिटरेसी क्या है, जो हम इलेक्शन जो हमारे होते हैं, हम किस तरीके से वोट करें, है ना, क्या हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए, हमें वोट करनी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें वोटिंग सिस्टम करना चाहिए, क्यों इंडिया ने डेमोक्रेसी को चूज़ करा, वो सब चीज़ों से रिलेटेड हमारी जो लिटरेसी है। ऑब्वियसली बच्चे जैसे स्कूल पास करते हैं मोस्टली 18 के हो जाते हैं और वोटिंग उनको अलाउ हो जाती है, तो उनको स्कूल से ही आइडिया होना चाहिए वोटिंग सिस्टम का, है ना। ऐसा नहीं कि वो किसी भी एक प्रोपेगेंडा के थ्रू अपना जो माइंड बना ले और वोटिंग कर दे, है ना। बहुत ज़रूरी है इंडिया की डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, राइट लीडर्स को चूज़ करने के लिए। तो ये बात यहाँ पर की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हमारा एजुकेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा GS3 में, ठीक है, इवन एथिक्स में, है ना, ये भी एक एथिकल वे ऑफ इलेक्शन है ना, अगर हम बच्चों को लिटरेट कर रहे हैं उस तरीके से, ठीक है, या फिर ऐसे वगैरह में, तो आप यहाँ पे वो पॉइंट, आप ये पॉइंट डायरेक्टली वहाँ पर मेंशन कर सकते हो, है ना। तो फिर यहाँ पर ये न्यूज़ आई है, कोऑपरेटिव्स आर द सॉल्यूशन फॉर हंगर। जो ये हैं कार्लोस फेवेरो, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं ब्राज़ील के, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो अब हमें ना इंडिया की तरह कोऑपरेटिव्स बनाने होंगे अपने एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए, है ना, तभी हम जो ये हंगर है, जो हमारी फूड प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो रही है, उसको इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंटली आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो कि ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी स्टेटमेंट दी है। जब भी आपका कोऑपरेटिव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, है ना, तो आप यह स्टेटमेंट आपकी बहुत यूनिक हो जाएगी वहाँ पर। तो इन्होंने डायरेक्टली बोला है कि हमें इंडिया ब्राज़ील की रिलेशन को इन फ्यूचर इस कोऑपरेटिव सेक्टर के से रिलेटेड इम्प्रूव करना होगा, है ना, ताकि हम एग्री बिजनेस साथ में कर सकें, ठीक है। तो इससे ज़्यादा इसके बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना, यही पता आपको होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 16 पर। ठीक है, यहाँ पे न्यूज़ आई है, CBM विल किल मैन्युफैक्चरिंग इन EU, इंडिया टू लेवी कार्बन टैक्स। अब देखो, आपको पता होना चाहिए जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है CBAM, ठीक है, बहुत सारी कंट्री उससे लगा रही हैं क्योंकि वही सबके अपने टारगेट हैं। हमारे भी 2030 तक कुछ टारगेट है कार्बन रिडक्शन के, ठीक है, 2070 तक हमें नेट जीरो होना है। तो क्या हुआ, जो यूरोपियन यूनियन है उसने ये बोला है कि आप कुछ भी, मान लो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है कुछ भी यूरोपियन यूनियन में, तो वहाँ पे ना उसको ना टैक्स देना पड़ेगा जितना भी कार्बन इन्वॉल्व है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन में कोई भी माइनिंग प्रोडक्ट, है ना, कोई भी माइनिंग प्रोडक्ट मान लो लॉन्च एक्सपोर्ट करा, तो इसमें कुछ ना कुछ कार्बन रिलीज़ हुआ होगा माइनिंग करते हुए, या जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है ना उस टाइम कोई भी कार्बन रिड्यूस एमिशन हुई होगी, है ना। तो यूरोपियन यूनियन का कहना है कि इन सब को बैलेंस करने के लिए आपको टैक्स देना होगा, तभी हम, मतलब आप लोगों को एक डायरेक्शन मिलेगी कि आप कार्बन कम रिड्यूस एमिट करो। तो जो हमारे पीयूष गोयल हैं, ठीक है, आपको पता कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है कि देखो अगर ऐसा करेगा ना यूरोपियन यूनियन, तो इंडिया भी सामने से उनके ऊपर कार्बन टैक्स लगाएगा। और ठीक है, यूरोपियन यूनियन ऐसा कर रहा है तो करने दो, वो अपने ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हैम्पर कर रहा है ना। और अच्छा है अगर यूरोपियन यूनियन करेगा तो उसकी सबसे जो ऑटो इंडस्ट्री है ना, ऑटो की इंडस्ट्री वो गिर जाएगी और हमें फ़ायदा मिल जाएगा, हम ऑटो की मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, हमारे लिए ही बेटर होगा। देखो अब ऑटो ये तो नहीं कि एक जगह यूरोपियन यूनियन में मान लो ऑटो इंडस्ट्री है ना,
तो अब क्या होगा, ऐसा तो नहीं सारे पार्ट वहाँ से बन रहे हैं, कुछ पार्ट इंडिया वहाँ उन्हें बेचता है, कुछ पार्ट चाइना से जाता है, कुछ पार्ट कहीं और से जाते हैं। अब मान लो कोई पार्ट जा रहा है इंडिया से 50 रुपये का, अब वो वहाँ जाके उस पर टैक्स लगा रहे हैं, तो वो पार्ट वहाँ जाके हो गया 70 रुपये का, है ना। सिमिलरली मतलब ये थाउजेंड्स करोड्स में होता है, तो कितना सारा इम्पैक्ट हो गया। तो वहाँ पे जो भी ऑटो बनेगा वो कितना कॉस्टली हो जाएगा, बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो बाकी मार्केट में उसे एक्सपोर्ट करने में यूरोपियन यूनियन को दिक्कत आएगी ना, बट वहीं इंडिया ऐसे कोई टैक्स नहीं लगा रहा है, इंडिया इन प्रोडक्ट को बहुत ईजिली इम्पोर्ट कर पाएगा, ऑटो इंडस्ट्री यहाँ पे फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बात पीयूष गोयल जी कर रहे हैं। तो अब यहाँ से आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो यूरोपियन यूनियन जो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है टैक्सेस लगा रहा है, ठीक है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि कैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रीज हैं, शिफ्ट हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जहाँ भी कार्बन टैक्स रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो कि यूरोपियन यूनियन ने ऐसा ऐसा स्टेप लिया है, ठीक है। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। प्लीज़ कीप वॉचिंग, डेली देखोगे तभी चीज़ों को लिंक कर पाओगे, है ना, तभी चीज़ों को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे और आपको जो मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ आने लगेंगे, कैसे हम मेंस को ईजिली बाकी लोगों से बेटर बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।